हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की क्लास। आज हम पढ़ेंगे WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। और हम इस विषय को NFSA की रिगार्डिंग पढ़ेंगे कि आखिर NFSA में जो छूट दी जा रही है, लोगों को जो एक तरह की सब्सिडीज दी जा रही है, मुफ्त में अनाज जो दिया जा रहा है, वो आखिर क्यों WTO में बार बार मुद्दा बन के उभरता है। क्यों ये कहा जाता है कि भारत अंबर बॉक्स सब्सिडी का उल्लंघन कर रहा है। तो चलिए आज जानते हैं। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 में जिनेवा में हुई। इसमें कुल 164 देश हैं, जिसमें रिसेंटली जो लास्ट में अभी जो देश जुड़ा वो है अफगानिस्तान, जो जुलाई 2016 में जुड़ा। WTO से पूर्व 1947 में गैट्स, जिसे आप जो व्यापार के रूप में संस्था कारगर थी, WTO से पहले वो गैट्स थी, GATTS, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, प्रशुल्क एवं व्यापार से संबंधित सामान्य समझौता। तो WTO जो है, WTO में जो सभी निर्णय होते हैं वो सभी सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। अर्थात अगर 164 देश हैं तो सभी 164 देशों की मंजूरी ली जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी चीज बहुमत से पारित हो, नहीं, यहाँ बहुमत मायने नहीं रखता, यहाँ सर्वसम्मति मायने रखता है। यही कारण है कि WTO में कोई भी विषय, कोई भी प्रस्ताव जल्दी पारित नहीं हो पाता, क्योंकि किसी न किसी देश की कोई ना कोई आपत्ति, वीटो हो जाता है। दूसरी बात, पहला, WTO में सभी विषय, सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित होंगे। दूसरा, इसमें जो उच्चतर संस्था है उसे मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहते हैं, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण निर्णयों को लेती है। तीसरा, WTO की जो बैठक होती है वो प्रत्येक 2 वर्ष में होती है। कोरोना महामारी में ये जो बैठक थी 2020 में, ये कजाकिस्तान में निर्धारित की गई थी, प्रस्तावित की गई थी, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान ये संपन्न ना हो सकी तथा जिसे 2022 में जिनेवा में संपादित किया गया। WTO की 2 बैठकें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली 2001 की कतर के दोहे में जो बैठक हुई, दूसरा 2013 में जो बाली में बैठक हुई। ये दोनों ही बैठकें बहुत महत्वपूर्ण हैं। WTO का उद्देश्य क्या है? WTO क्या करता है? जो विश्व में वस्तु एवं सेवा का जो व्यापार है उसको बाधा रहित करता है, अर्थात जो व्यापार में बाधा है उसको समाप्त करता है तथा पर्यावरण संरक्षण करता है। ये WTO का उद्देश्य है। अच्छा, व्यापार बाधा क्या है? सिंपल सी बात, व्यापार में जो उसके मूलभूत तत्व है, जैसे आयात और निर्यात, जिन कंपोनेंट्स पे डिपेंड करता है, डिमांड एंड सप्लाई, जब इसमें कोई बाधा उत्पन्न होती है तो उसे क्या कहते हैं? व्यापार बाधा। अर्थात आयात और निर्यात में जो बाधा उत्पन्न होती है उसे हम व्यापार बाधा कहते हैं। अच्छा, ये बाधा कितने प्रकार की होती है? ये 2 प्रकार की होती है। ट्रेड बैरियर, व्यापार बाधा 2 प्रकार का होता है। पहला, प्रशुल्क बाधा, जिसे बोलते हैं टैरिफ बैरियर, इसे आयात शुल्क भी बोल सकते हैं आप। दूसरी होती है गैर प्रशुल्क बाधा, जिसे बोलते हैं नॉन टैरिफ बैरियर। अब ये प्रशुल्क बाधा क्या है और गैर प्रशुल्क बाधा क्या है? ऐसे समझिए कि जब कोई निर्यातक देश किसी देश को अपनी वस्तु और सेवा को निर्यात करता है तो WTO कहता है कि जो आयातक देश है अपने देश के घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने के लिए निर्यातक देश की वस्तु और सेवा पर आयात शुल्क लगा सकता है। अब ऐसे समझिए कि एक देश A है, एक देश B है। सपोज एक देश भारत है और एक देश चाइना है, ठीक है। अब क्या होता है कि चीन, जहां पे अत्यधिक उच्च तकनीकी है, नवाचार है और बहुत ज्यादा कौशल युक्त श्रमिक हैं, आधारभूत संरचना का निर्माण अच्छा है, और भारत जहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, जहां नवाचार भी बहुत अच्छा नहीं है, जहां कौशल भी बहुत अच्छा नहीं है। आपने पढ़ा कि 4.7 जो कौशल युक्त श्रमिक है, और चाइना में कितने हैं? 30 से 35%। तो इतनी सारी चीजें हैं। तो यहां जब कोई चीज का उत्पादन होगा तो ऑब्वियसली वो महंगी होगी। सपोज 100 रुपए में भारत 50 फोन का निर्माण करता है, ठीक है, और चाइना क्या करता है? 100 रुपए में 100 फोन का निर्माण कर लेता है, यानी इससे डबल। अब क्या होगा? ये अपनी चीजों को सस्ती बेचेगा, मार्केट में सस्ता उतार देगा, क्योंकि इसका कॉस्ट प्राइस बहुत ज्यादा नहीं लगा और मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा हुई। अब क्या होगा? ये जो फोन, अगर ये 10 रुपए में भारत बेच रहा है कोई चीज और ये क्या कर रहा है? 2 रुपए में बेच रहा है, तो ऑब्वियसली यहां का जो व्यापार है वो तो ठप हो जाएगा, वहां के लोगों को रोजगार फिर बंद हो जाएगा, वहां की GDP गिर जाएगी, वहां की समृद्धि दर गिर जाएगी। एक तरह से ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग, अपनी जो विकसित है अपने आप में हर चीज में, और ये अपने विकसित जो डेवलपमेंट है उसके आधार पर जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, इसकी चीजें बहुत सस्ती होने के कारण ये दूसरे के मार्केट में सस्ती उतार देता है, जिसके कारण यहाँ की चीजें जो होती हैं वो गैर प्रतिस्पर्धी हो जाती है, प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाती हैं। तो क्या होगा? यहाँ का सारा व्यापार ठप हो जाएगा। तो WTO कहता है कि इसको अधिकार है कि ये अपने यहाँ के
जो उद्योग हैं उनको संरक्षण देने के लिए एक प्रशुल्क लगा सकता है निर्यातक देश पर। आयातक देश जो भारत है वो निर्यातक देश पर उसकी निर्यात चीजों पर प्रशुल्क लगा सकता है, अर्थात एक तरह का टैक्स लगा सकता है, जिससे यहाँ की जो वस्तुएं हैं जो आप भारत में उतार रहा है अपनी जो वस्तुएं और सेवाएं, वो यहाँ की वस्तु और सेवाओं के प्रतिस्पर्धी हो, टक्कर में हो, ताकि यहाँ का भी उद्योग संरक्षित रह सके। अगर भारत इस पर टैक्स लगा देता है, अब वही वस्तु जो ये 2 रुपए में बेच रहा था, अब वो भारत में जो वस्तु मैन्युफैक्चर हुई वो जो 10 रुपए में दे रहा था भारत, अब इसने भारत ने टैक्स लगा दिया, तो इसकी भी वस्तु 10 रुपए या फिर अप्रोक्सीमेट 19-20 हो गई, 8-9, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो यहाँ के उद्योग थे काफी हद तक उनको संरक्षण मिलेगा। अगर ये नहीं होता तो क्या होता, ये एक तरह का कॉलोनी बन के रह जाता, इसके लिए एक तरह का ये फिर से इसका शोषक बन जाता और पूरी तरह से इसके लिए एक मार्केट बन के रह जाता और यहाँ के उद्योग पूरी तरह से ध्वस्त हो जाते। तो ओवरऑल WTO ये कहता है कि जो आयातक देश है टैरिफ बैरियर के अंतर्गत प्रशुल्क बाधा, ये कहता है कि जो आयातक देश है उसको ये अधिकार है कि वो निर्यातक देश पर प्रशुल्क बाधा लगा दे, बैरियर लगा दे एक तरह का, जिससे यहाँ के जो उद्योग हैं वो संरक्षित हो सके, आयातक देश के जो उद्योग हैं वो संरक्षित हो सके। तो इसका प्रयोग ज्यादातर कौन करता होगा, अधिकांशतः टैरिफ बैरियर का उपयोग अल्प विकसित तथा विकासशील देश करते हैं। विकसित देशों के पास अच्छी तकनीकी होती है, बहुत सारी चीजें अच्छी होती हैं, उच्च क्वालिटी की होती है, तो उनको इन चीजों की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, वो लगा सकते हैं। लेकिन हमने क्या कहा, अधिकांशतः अल्प विकसित और विकासशील देश जो हैं वो टैरिफ बैरियर का प्रयोग करते हैं, प्रशुल्क बाधा का प्रयोग करते हैं। तो विकसित देश क्या करते हैं, वो गैर प्रशुल्क बाधा का प्रयोग करते हैं। गैर प्रशुल्क बाधा, नॉन टैरिफ बैरियर, किसी प्रकार का शुल्क नहीं होता है, तो फिर क्या होता है, ये एक प्रकार का गुणवत्ता मानक होता है। अब जैसे कोई विकसित देश है, अमेरिका है, ठीक है, वहां हर चीज जो मैन्युफैक्चर हो रही है, हर चीज कौशल श्रमिक है, आधारभूत संरचना बहुत बढ़िया है, अच्छा डेवलपमेंट है, इनोवेशन है, नवाचार है, मतलब और अच्छी तकनीकी है, हर चीज का जो प्रोडक्शन भी करता है उसकी कॉस्ट प्राइस बहुत कम होती है और वो विश्व में अपनी जो चीजें उतारता है तो बहुत सस्ते में उतार देता है। तो सोचो उसके व्यापार को, उसके यहाँ के उद्योगों को कौन टक्कर देगा। तो वो क्या करता है कि अगर भारत सपोज अपने आम बेचना चाह रहा है, ठीक है, अमेरिका में, अब वो क्या करेगा, ये कह के वो मना कर देता है चीजें, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का एक युग है, आप किसी से आदान प्रदान की प्रक्रिया में मना नहीं कर सकते। अगर ये सैंक्शन और जो नीतियां होती हैं, जो आपसी सहमति होती है, जो गठबंधन होते हैं, उनके तहत जो ग्लोबलाइजेशन का जो युग है, कोई भी देश किसी भी देश में आयात और निर्यात कर सकता है। उनकी अपनी नीतियां और जो सहमति होती हैं वो इसी आधार पर बनी होती हैं। तो वो डायरेक्ट तो मना नहीं करते, तो क्या करते हैं, एक प्रकार का गुणवत्ता मानक तय कर देते हैं कि भाई आपके आम, उन्हें आम खरीदना नहीं है, ठीक है, तो वो क्या कहेंगे कि आपके आम की क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपने बहुत ज्यादा कीटनाशकों का उपयोग कर दिया, पेस्टिसाइड्स का मतलब उपयोग इतना ज्यादा कर दिया, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, ये हमारे यहाँ के जब लोग खाते हैं तो उनके स्वास्थ्य पे इफेक्ट पड़ता है। तो उसने एक गुणवत्ता मानक तय किया कि इस गुणवत्ता मानक पे अगर आपकी वस्तु और सेवा पहुंच रहे हैं तभी हम खरीदेंगे, वरना हम नहीं खरीदेंगे, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो क्या किया इन्होंने, एक तरह से इन्होंने अपने घरेलू उद्योगों को बचा लिया, अपने जो उत्पादन है उनको बचा लिया, और दूसरी चीज इन्होंने किसी प्रकार का शुल्क का भी प्रयोग नहीं किया, सिर्फ एक गुणवत्ता पैमाना तय किया, ठीक है। तो प्रशुल्क बाधा क्या होती है, किसी प्रकार का शुल्क नहीं होता, ये सिर्फ एक प्रकार का गुणवत्ता मानक होता है, अर्थात ये निर्धारित करता है कि कोई भी देश, विकसित देश निर्धारित करता है कि मैंने जो गुणवत्ता मानक दिए हैं, अगर आपका वस्तु या सेवा इस मानक को पूरा करता है, फुलफिलमेंट करता है, तभी आप मेरे देश में इसको निर्यात कर सकते हो। बस इतना सा है प्रशुल्क बाधा और गैर प्रशुल्क बाधा। अब हम जानते हैं कि आखिर 2013 में जो बाली में बैठक हुई वो इतनी महत्वपूर्ण क्यों है WTO की। 2013 में अमेरिका TFA लेके आया, ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट, व्यापार सुकर या सुगम समझौता। इसमें क्या है, अमेरिका क्या हुआ, 2008 में मंदी की स्थिति आई अमेरिका में। अब वो क्या कर रहा है कि अगर मंदी से उसको बाहर आना है, बहुत तेजी से मंदी अगर कहीं आ जाती तो बहुत तेजी से इकोनॉमी बहुत जल्दी ग्रो नहीं होती, अमेरिका को बहुत ग्रो करना था, बहुत फास्ट रिकवरी करनी थी। आप जानते हैं कि अगर अमेरिका की अर्थव्यवस्था डगमगाती है तो पूरी विश्व की डगमगा जाती है ना, डॉलर। तो अमेरिका ने क्या किया कि अपने देश को मंदी से बाहर करने के लिए TFA लाता है। TFA कैसे, जो देश प्रशुल्क बाधा का प्रयोग कर रहे हैं, टैरिफ का प्रयोग कर रहे हैं, तो TFA ये कहता है कि भाई आप अपनी प्रशुल्क बाधा को कम कीजिए, ठीक है। प्रशुल्क बाधा को कम करने से क्या होगा, एक डेवलप्ड कंट्री है, चीज़ों को मैन्युफैक्चर करता है, तो क्या करेगा, अगर हमने टैक्स कम कर दिया इसके जो निर्यात वस्तुएं हैं, जो हमें निर्यात कर रहा है उन वस्तुओं पर, तो ये क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं हमारी मार्केट में उतार देगा। इससे क्या होगा, वहाँ उत्पादन बढ़ेगा, इनके देश में उत्पादन बढ़ेगा तो क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा, और रोजगार बढ़ेगा तो डेफिनेटली GDP बढ़ेगी और समृद्धि दर बढ़ेगी। तो अमेरिका चाहता था कि उसका देश मंदी से जो स्थिति से गुजर रहा है, जो अर्थव्यवस्था में जिस लेवल का उसको बूस्टअप चाहिए था वो नहीं मिल रहा था, तो उसने TFA लाया। लेकिन भारत को छोड़ के सब इस पे समझौता कर देते हैं। 2016 में भारत इस पे सहमत हो जाता है, अमेरिका को TFA के लिए सहमति दे देता है, परंतु भारत
टीएफए के बदले जो एनएसएफए कार्यक्रम था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो कि एक अंबर बॉक्स सब्सिडी का उल्लंघन कर रहा था, उसके लिए अनिश्चित काल की अनुमति प्राप्त कर लेता है। क्योंकि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट था, एनएफएसए जो कार्यक्रम था, वो विश्व के सभी देश तो उसके लिए एग्री थे, लेकिन अमेरिका नहीं था। अमेरिका आप देखें तो विकसित देशों की ज्यादा अगुवाई करता है और भारत अल्प विकसित और विकासशील देशों की। तो अमेरिका भारत के नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के लिए तैयार हो जाता है, एनएफएसए कार्यक्रम के लिए, और भारत अमेरिका के टीएफए कार्यक्रम को अनुमति दे देता है 2016 में। तो टीएफए कब लाया गया था? बाली में 2013 में, और 2013 में ही भारत में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट सितंबर 2013 में पारित हुआ था, है ना। तो 2001 में जो दोहा में सम्मेलन हुआ वो महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि 2001 में जो दोहा में सम्मेलन हुआ उसमें विश्व के विकासशील और अल्प विकसित जो देश हैं, जो विभिन्न प्रकार की सब्सिडी देते थे उत्पादन में, उन्होंने क्या किया, सर्वसम्मति से सहमत हुए कि वो जो सब्सिडी दे रहे हैं उसकी एक सीमा निर्धारित करेंगे। तो इसे कहा गया कृषि सब्सिडी का संदूखीकरण, बॉक्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर सब्सिडी। ये 4 प्रकार से था, जैसे रेड बॉक्स सब्सिडी, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी और अंबर बॉक्स सब्सिडी। तो रेड बॉक्स सब्सिडी क्या है? जैसे कि हमने बताया कि कृषि का संदूखीकरण का मतलब है कि अल्प विकसित और विकासशील जो देश थे, इन्होंने ये निर्धारित किया, प्लस विकसित देशों के लिए भी था। विकसित देश तो पहले से एग्री थे, अल्प विकसित और विकासशील देश एग्री नहीं हो रहे थे। तो इन्होंने 2001 में जो दोहा में जो सम्मेलन हुआ कतर के, उसमें ये सर्वसम्मति से सहमत हुए कि ठीक है भाई, हम कृषि में जो सब्सिडी देते हैं हम उस सब्सिडी को क्या करेंगे, कम करेंगे, उसकी एक सीमा निर्धारित करेंगे कि भाई इस सीमा से ज़्यादा नहीं देंगे। और डब्ल्यूटीओ का नियम है कि अगर कोई डब्ल्यूटीओ के नियमों या शर्तों का पालन नहीं करता तो उसे डब्ल्यूटीओ से बाहर कर दिया जाता है सर्वसम्मति से, ठीक है। तो रेड बॉक्स सब्सिडी क्या है? रेड बॉक्स सब्सिडी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ये क्या होती है? जब कोई देश क्या करता है, किसी निर्यातक देश को अपने देश में निर्यात सस्ता करने के लिए सब्सिडी देता है। जैसे चाइना है, भारत में कोई वस्तु निर्यात कर रहा है तो भारत क्या कर रहा है कि हाँ तुम अपनी चीज़ों को हमारे यहाँ निर्यात करो, हम तुम्हें सब्सिडी दे रहे हैं और अब सस्ती निर्यात करो। तो ये एक तरह से प्रतिबंधित है। इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। कभी कभी होता है ना कि सत्ता के शीर्ष पे बैठा व्यक्ति एक तरह से मनसा हो सकती है, गलत हो सकती है, या फिर वो उस लेवल का विवेक, या कभी हो सकता है कि जो सलाहकार, जो नीति जो बनाई गई हैं वो इतनी अच्छी ना रहे और वो देश फिर क्या हो जाएगा, अंत में वहाँ का उद्योग खत्म हो जाएगा। तो डब्ल्यूटीओ अपनी तरफ से कोशिश करता है कि वहाँ का उद्योग संरक्षित रहे, इसलिए आयातक देश निर्यातक देश को सब्सिडी नहीं देगा अपने यहाँ निर्यात सस्ता करने के लिए। ये पूरी तरह प्रतिबंधित है, ठीक है। ये रेड बॉक्स सब्सिडी है। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी क्या है? ये प्रतिबंधित नहीं है क्योंकि यह व्यापार विकृति उत्पन्न नहीं करती है। तो व्यापार विकृति क्या है? व्यापार विकृति होता है कि जब कोई निर्यातक देश अपने वस्तु या सेवा का निर्यात करता है तो आयातक देश या घरेलू देश का जो उत्पादन है या किसान है वो जब नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं तो उसे व्यापार विकृति बोलते हैं। तो जो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी है ये किसी भी प्रकार की व्यापार में विकृति उत्पन्न नहीं करता है, इसलिए यहाँ भी कोई सीमा तय नहीं की गई है। तो ये क्या होती है? ये सब्सिडी जैसे अब विकास, अनुसंधान या भंडार गृहों के निर्माण में अगर कोई देश खर्च करता है, सब्सिडी देता है, तो वह प्रतिबंधित नहीं है, उसकी कोई लिमिट तय नहीं है, ठीक है। तो इसका सबसे ज़्यादा उपयोग कौन करते हैं? इसका सबसे ज़्यादा उपयोग विकसित देश करते हैं। वहाँ नवाचार, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, भंडार गृहों का निर्माण, इसके लिए बहुत खर्च किए जाते हैं। तीसरी सब्सिडी होती है ब्लू बॉक्स सब्सिडी। ब्लू बॉक्स सब्सिडी क्या है? ये कृषि आगतों पे दी जाती है। इससे व्यापार में विकृति उत्पन्न ना हो इसलिए ये उत्पादन की सीमा निर्धारित करती है। किसकी? उत्पादन की सीमा निर्धारित करती है। व्यापार आगत जैसे बीज, खाद, सिंचाई, बिजली, श्रम इत्यादि में जो सब्सिडी दी जाती है उसे ब्लू बॉक्स सब्सिडी कहते हैं। आप चाइना में एक एग्जांपल है कि चाइना जब ये सब्सिडी देता है तो क्या करता है कि मक्के पे चाइना सब्सिडी देता है और चाइना बोलता है कि 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पे आप इसका उत्पादन नहीं करेंगे, अगर करते हैं तो आपको सब्सिडी नहीं दी जाएगी। तो ब्लू बॉक्स सब्सिडी में चूंकि उत्पादन की सीमा निर्धारित कर दी गई है कि इतने उत्पादन में ही आपको सब्सिडी मिलेगी। आपको सब्सिडी अगर मिल रही है तो आप अति नहीं कर देंगे। इससे क्या होगा? मार्केट में जब आपने सीमा से अधिक उत्पादन कर दिया तो बाजार में चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, जिसके कारण अन्य जो देश हैं जिनको जो आगत है, आगत पे जो जिनको सब्सिडी नहीं मिली है उनकी खाद्य वस्तुएं तो महंगी होंगी मार्केट में, वो तो प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाएंगे। तो क्या होगा?
इस चीज को दूर करने के लिए, इस विकृति को दूर करने के लिए कहा गया कि ठीक है, आप आगत वस्तुओं पर सब्सिडी दें, लेकिन उत्पादन की सीमा निर्धारित करें। तो ब्लू बॉक्स सब्सिडी आगत वस्तुओं पर दी जाती है, आगतों पर दी जाती है, जैसे खाद, बीज, इन पे, लेकिन ये उत्पादन की सीमा निर्धारित करती है। लास्ट में एक है अंबर बॉक्स सब्सिडी। ये क्या होता है? अंबर बॉक्स सब्सिडी क्या करता है? ये व्यापार में सबसे ज्यादा विकृति उत्पन्न करता है, इसलिए इसमें सब्सिडी की ऊपरी सीमा तय की गई है। ब्लू बॉक्स में उत्पादन की ऊपरी सीमा और अंबर बॉक्स में सब्सिडी की ऊपरी सीमा तय की गई है। भारत में जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये अंबर बॉक्स सब्सिडी के तहत दिया जाता है और ये निर्धारित किया गया था WTO द्वारा कि विकसित देश 5% देंगे और अल्प विकसित या विकासशील देश इसे 10% ही कर सकते हैं। तो जो NFSA कार्यक्रम है वो इसी अंबर बॉक्स सब्सिडी का उल्लंघन कर रहा है। भारत जो MSP है वो ज्यादा दिया, किसानों से जो उत्पादन है अधिक से अधिक संग्रहण किया उसका, और अधिक से अधिक संग्रहण करेगा। देखो, अगर हमने सपोज ये एक देश है A और ये एक देश है B, इसने सब्सिडी दी, इसने बीज, खाद, सिंचाई सब में सब्सिडी दी, ठीक है, A ने सब चीज में सब्सिडी दी, बिजली तो इसने फ्री कर दी। तो यहाँ जो खाद्यान्न का जो उत्पादन हो रहा है उसकी लागत 10 रुपये पड़ रही है, और ये जो एक देश है जिसने सब्सिडी नहीं दी तो एक निश्चित जो WTO ने पैमाना तय किया उसके तहत दी, तो इस यहाँ पे जो कृषि जो उत्पादन है उसका लागत 50 रुपये पड़ रहा है, एक का 10 और एक का 50, कितना फर्क है? तो 10 वाला क्या करेगा? अपनी जो खाद्यान्न वस्तु है अधिक से अधिक B के मार्केट में उतार देगा। इससे क्या होगा? जब मार्केट में किसी चीज की सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो उसकी मांग कम हो जाती है, कीमतें नीचे गिर जाती हैं, और यहाँ का जो उत्पादक वर्ग है वो हतोत्साहित होगा। इसकी जो खाद्य वस्तु है वो गैर प्रतिस्पर्धी हो जाएंगी, वो तो प्रतिस्पर्धा से बाहर ही निकल जाएंगी। तो कहा गया कि भाई आप MSP दो, आप सब्सिडी दो, लेकिन एक इसकी सीमा बनाओ। अगर इसकी सीमा आप तय नहीं करेंगे तो जो दूसरा है उसके व्यापार पे इसका प्रभाव पड़ेगा। आप उसके व्यापार का, उसके जो अधिकार है उसका हनन होगा, उसका तो पूरा व्यापार खत्म हो जाएगा। तो इसलिए अंबर बॉक्स सब्सिडी में क्या किया गया है कि सब्सिडी की ऊपरी सीमा तय की गई कि भाई इससे ज्यादा सब्सिडी नहीं दी जाएगी। तो विकसित देशों के लिए 5%, अल्प विकसित और विकासशील देशों के लिए ये 10% है। भारत ने क्या किया? NFSA कार्यक्रम के तहत पब्लिक स्टॉक होल्डिंग, सार्वजनिक भंडारण किया। कैसे? भारत ने क्या किया? MSP दिया, सब्सिडी दिया, NFSA कार्यक्रम के तहत किसानों को उत्पादन अधिक हुआ और उसका भंडारण किया। किसके लिए? NFSA कार्यक्रम के लिए और बफर स्टॉक के लिए। बफर स्टॉक क्या होता है इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी आप बड़ा इतना समझ लीजिए कि ऐसा स्टॉक जो कोई भी देश आपातकाल की स्थिति के लिए, किसी भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है जैसे अकाल, बाढ़ इत्यादि, या फिर कोई मानवकृत आपदा होती है, तो उसके लिए जो अपने देश की खाद्यान्न सुरक्षा को संरक्षित करने के लिए जो पहले से स्टोर करके रखता है उसको बफर कहते हैं। जैसे हम लोग ही करते हैं ना, जो कमाते हैं तो कुछ सेविंग कर लेते हैं, भविष्य में जरूरत पड़ेगी, वही है एक तरह का बफर स्टॉक भी, ठीक है। तो भारत पब्लिक स्टॉक होल्डिंग के तहत NFSA कार्यक्रम और बफर स्टॉक को संचालित करने के लिए लगातार जो सब्सिडी है उसकी जो सीमा निर्धारित की गई थी उसकी सीमा को बढ़ाते हुए क्रॉस कर दिया और अंबर बॉक्स सब्सिडी का उल्लंघन करता है। अमेरिका ने इसका विरोध किया था, लेकिन चूंकि अमेरिका का खुद का निजी स्वार्थ था, TFA पारित करवाना था, तो उसने भी भारत के NFSA कार्यक्रम को मंजूरी दे दी एक अनिश्चित काल के समय के लिए। अच्छा, भारत को ये मंजूरी इस हवाले से मिली थी कि भारत में, आप देखिए जो आंकड़े बताते हैं कि भारत में भूखमरी और कुपोषण और जो अंडर न्यूट्रिशन, इसकी समस्या बहुत ज़्यादा है। यही रीज़न था कि जो अल्प विकसित और विकासशील देश है वो तो समझते थे, इसलिए उनकी मंजूरी तो थी ही, और विकासशील देशों के सामने भी यही तर्क रखा गया। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपके यहाँ जब तक ये समस्या दूर नहीं हो जाती तब तक आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और कोई भी देश, विकसित देश जानते हैं कि कोई भी देश बहुत लंबे समय तक कोई भी स्कीम जो मुफ्त में है उसको कंटिन्यू नहीं कर सकती, इससे उसका राजस्व घाटा पे प्रभाव पड़ेगा, राजकोषीय घाटा बढ़ेगा, है ना। तो अभी हमने जाना कि ये जो कृषि सब्सिडी का संदूखीकरण क्या है, TFA क्या है और ये कैसे आया। जो TFA है वो किस लिए आया था? प्रशुल्क बाधा के सापेक्ष आया था, प्रशुल्क बाधा को कम कराने के लिए आया था। और जो कृषि में संदूखीकरण किया गया था, बॉक्सिफिकेशन, वो किस लिए था? जो सब्सिडी दी जाती थी मनमानी, उसको कम करने के लिए, उसकी एक सीमा निश्चित करने के लिए, ताकि जो अन्य देश हैं जिनके यहाँ सब्सिडी कम दी जाती है विकसित होने के कारण, या अन्य बहुत रीजन से सब्सिडी नहीं दी जा रही है, तो वहाँ के जो उत्पादक वर्ग है उनका उत्पादन प्रभावित ना हो, ठीक है। तो हमने देखा कि जो कृषि का संदूखीकरण है वो सब्सिडी से संबंधित है और TFA बैरियर से, प्रशुल्क बाधा से संबंधित है। नेक्स्ट क्लास में हम PDS पढ़ेंगे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।